हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम DSSB जीके सेट नंबर 12 डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि DSSB DAWS ग्रेड 2 टायर 1 एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। फ्रेंड्स, DSSB जीके सीरीज़ के अंतर्गत हम मोर देन 25 प्रैक्टिस सेट्स यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पर बेस्ड हैं। DSSB के अंतर्गत जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे कि PRT, TGT, PGT, LDC, लेखपाल, जूनियर इंजीनियर, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 एंड अदर्स, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए हमारी ये सीरीज़ इम्पोर्टेंट और यूज़फुल रहेगी। फ्रेंड्स, नोट्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। हमारी इंस्टा आईडी है SSC Tools 1996, जहाँ पर हम आपको करंट अफेयर्स और जीके के नोट्स प्रोवाइड करते हैं। चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डिजी लॉकर से संबंधित। तो इसमें पूछा गया है आपसे फर्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा डिजी लॉकर के बारे में सत्य नहीं है। तो डिजी लॉकर या डिजिटल लॉकर, इसके बारे में 4 कथन दिए गए हैं, तो इसमें से कौन सा सत्य नहीं है वो आपको यहाँ से छांटना होगा। तो फर्स्ट है क्लाउड भंडारण, यानी कि भंडारण इसका जो है डिजी लॉकर का वो क्लाउड पर आधारित रहता है। दूसरा, डिजी लॉकर खाता खोलने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य रहता है। तीसरा, जारीकर्ता प्राधिकरण द्वारा दस्तावेज लॉकर के खाते में सीधे अपलोड किए जाते हैं। चौथा, डिजी लॉकर के द्वारा नागरिक आधार को डिजिटल आधार के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है वो हमने छांटना होगा। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं डिजी लॉकर से संबंधित। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, जो भी डिजी लॉकर होता है या डिजिटल लॉकर होता है, उस पर जो भी स्टोरेज होता है वो क्लाउड आधारित होता है। ये बात बिल्कुल सही है। दूसरी बात, डिजी लॉकर जो खाता होता है इसे खोलने के लिए आधार कार्ड जरूरी होता है, ये भी बात सही है। और तीसरी बात इसमें लिखी है, जारीकर्ता प्राधिकरण द्वारा दस्तावेज लॉकर के खाते में सीधे अपलोड किए जाते हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो भी जारीकर्ता प्राधिकरण होता है, सपोज़ आपकी 10th की या 12th की या फिर ग्रेजुएशन की कोई भी मार्कशीट आती है, तो क्या वो डिजी लॉकर पर डायरेक्ट अपलोड की जाती है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, डिजी लॉकर पर अपलोड नहीं की जाती है। डिजी लॉकर पर आप खुद से अपलोड कर सकते हैं। तो ये बात अलग है खुद से अपलोड करना, लेकिन जो भी जारीकर्ता अधिकारी है या फिर जारीकर्ता जो भी अथॉरिटी है, तो वो डायरेक्ट डिजी लॉकर पर अपलोड नहीं करती है। और चौथा पॉइंट, डिजी लॉकर के द्वारा नागरिक आधार को डिजिटल आधार के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बात सही है, आप अपने आधार को डिजिटल आधार के रूप में डिजी लॉकर पर प्राप्त कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी गलत है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। आप इसका सॉल्यूशन भी यहाँ से पढ़ सकते हैं। डिजी लॉकर या फिर डिजिटल लॉकर एक प्रकार का वर्चुअल लॉकर होता है, और 2015 में PM मोदी द्वारा ये लॉन्च किया गया था। एक बार इस लॉकर में डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद उन्हें फिजिकली रूप से रखने की ज़रूरत नहीं होती है, तथा संबंधित अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर आप इसे दिखाकर अपना कार्य कर सकते हैं। इसमें साफ लिखा गया है कि जैसे कि फ़िजिकल रूप में हमें कोई भी डॉक्यूमेंट रखने की अब ज़रूरत नहीं पड़ती है। सपोज़ आप कहीं लॉन्ग रूट पर जा रहे हैं और अपना ड्राइविंग लाइसेंस लाना भूल गए, तो आप जो भी चेकिंग अधिकारी है, जो भी अधिकारी चेकिंग कर रहा है, तो उसको आप अपना जो भी डिजिटल लॉकर में आपने अपने डॉक्यूमेंट संभाल कर रखे हैं, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस एक्सेट्रा, तो इन सभी को आप डिजिटल रूप में दिखा सकते हैं डिजी लॉकर में। तो अगर आप ऐसा दिखाते हैं तो ये मान्य होता है सरकार की तरफ से। तो डिजी लॉकर के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इसमें दिए गए हैं, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो फर्स्ट इसमें क्या कहा गया है कि इसमें जो भंडारण होता है वो क्लाउड आधारित होता है। तो ये बात सही है, क्लाउड आधारित इसमें भंडारण होता है, स्टोरेज क्लाउड आधारित होता है। डिजी लॉकर जो खाता है वो खोलने के लिए आधार कार्ड जरूरी होता है। तीसरा, डिजी लॉकर के द्वारा नागरिक आधार को डिजिटल आधार के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। ये तीनों कथन सत्य हैं, लेकिन चौथा कथन जो कहा गया था, जो भी जारीकर्ता अधिकारी होता है वो डायरेक्ट डिजी लॉकर में अपलोड नहीं करता है। अगर हम कोई डॉक्यूमेंट्स प्राप्त करते हैं, सपोज़ हमारा वोटर आईडी, आधार आईडी, या फिर कोई भी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, या कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस, तो हम उसको डिजी लॉकर में अपलोड कर सकते हैं, और अधिकारी जो भी चेकिंग अधिकारी होता है उसको हम दिखा सकते हैं। तो ये वैलिड होता है। लेकिन ये नहीं होता है कि आपकी 10th की या ग्रेजुएशन की मार्कशीट जो है वो डायरेक्ट डिजी लॉकर पर बोर्ड द्वारा जारी की जाती है। तो ऐसा नहीं होता है, आप सेव कर सकते हैं, ये बात सही है।
आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि ये दूसरी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, पहले भी ये सेट में पूछा जा चुका है, इसलिए इसको आप ध्यान से पढ़ लेना एक बार। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल ही में दिया गया आदेश। तो ये करंट का क्वेश्चन है, हाल ही में, क्योंकि ये 2017 का सेट है और 2017 यानी कि उस समय का ये क्वेश्चन है, तो ये जो है करंट का हो जाता है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल ही में दिया गया आदेश जिसने राष्ट्रीय राजमार्गों के 500 मीटर के भीतर शराब के ठेकों पर रोक लगाई है, तो वह संविधान के डैश के अंतर्गत प्रदान की गई शक्तियों के तहत पारित किया गया है। तो ऐसा कौन सा अनुच्छेद है, ये 4 अनुच्छेद दिए गए हैं जिसके अंतर्गत जो है उच्चतम न्यायालय ने ये ऑर्डर दिया था कि हमारे जितने भी नेशनल हाईवेज़ हैं उनके 500 मीटर के आसपास आप शराब के ठेके नहीं खोल सकते हैं। तो ये किस आधार पर दिया गया था, यानी कि किस अनुच्छेद के तहत शक्ति प्रदान की गई थी जिसके तहत ये प्रावधान किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 142। अनुच्छेद 142 के अंतर्गत 500 मीटर के भीतर राजमार्ग जो होते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवेज, उनके 500 मीटर के भीतर या आसपास आप शराब के ठेका नहीं खोल सकते हैं। तो ये अनुच्छेद 142 के अंतर्गत जो उच्चतम न्यायालय हाई कोर्ट उसने ऑर्डर दिया था। आप यहाँ से इसका सॉल्यूशन भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये अब इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि 2017 का क्वेश्चन है ये और करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, इसलिए इसको नहीं पढ़ना ज़्यादा। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है 4 जून 2017 को इसरो ने GSLV Mk3 छोड़ा, जिसने उपग्रह को भू स्थैतिक स्थानांतरण कक्षा GTO में स्थापित किया। तो कौन सा कथन इसके बारे में सत्य नहीं है? तो ये भी करंट का क्वेश्चन है, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो GSLV की जो महत्वपूर्ण प्रक्षेपण या उड़ानें होती हैं वो अक्सर पूछ ली जाती हैं DSSB में। इसके कितने एग्ज़ाम होते हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं DSSB के, तो उन सभी में ये क्वेश्चन देखने को आपको मिलता है। तो इसको हम देख लेते हैं एक बार। तो इसरो द्वारा जो महत्वपूर्ण प्रक्षेपण अभी हाल ही में किए गए हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। PSLV C59 का प्रक्षेपण किया गया है हाल ही में, और ये जो थी वो 53वीं उड़ान थी। आपको यहाँ से ध्यान रखना है PSLV C51। PSLV का मतलब होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C51 जो है वो 53वीं उड़ान है, यानी कि 51 में +2 ऐड कर देंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं जो C51 लिखा है वो 53वीं उड़ान है। तो 53वीं यानी कि 53वीं उड़ान कौन सी है इसरो की? PSLV C51, जिसके द्वारा 19 उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया था। 19 में जो प्रमुख है वो ब्राज़ील के अमेजोनिया 1। तो इसमें एक तो ब्राज़ील का अमेजोनिया 1 ये इम्पोर्टेंट है, ये इस उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया था। इसके साथ साथ USA के 13 और इंडिया के 5। तो PSLV C51 की उड़ान द्वारा ब्राज़ील के अमेजोनिया 1 सहित USA के 13 और इंडिया के 5, तो इस तरह हम देखें तो टोटल 19 उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया था PSLV C59 द्वारा। तो ये पूछ सकते हैं कि किस प्रक्षेपण द्वारा ब्राज़ील के अमेजोनिया 1 का प्रक्षेपण किया गया था। तो आपको यहाँ से ध्यान देना है PSLV C51 द्वारा। ये भी पूछ सकते हैं कि PSLV C51 द्वारा कितने उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया था। तो आपको आंसर देना होगा 19 उपग्रह। टोटल 19 सैटेलाइट का जो है वो प्रक्षेपण किया गया था। इसका प्रक्षेपण जो है वो इसरो द्वारा किया जाता है, ISRO इसरो, यानी कि ये भारत की एजेंसी है, स्पेस एजेंसी। तो ये जो है आपको ध्यान में रखना है। इसकी उड़ान होती हैं PSLV के नाम से जानी जाती हैं। PSLV यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो इसकी जो 52वीं उड़ान है, 52वीं उड़ान है। अच्छा, इसका प्रक्षेपण कहाँ से किया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा द्वीप से किया जाता है। PSLV C50 की उड़ान देखते हैं। PSLV जो C50 है प्रक्षेपण वो 52वीं उड़ान था, और इसमें हमें ध्यान रखना है, इसमें जो उपग्रह था वो CMS-01 का प्रक्षेपण किया गया था। CMS का मतलब होता है संचार उपग्रह। CMS मतलब कम्युनिकेशन सैटेलाइट। CM से कम्युनिकेशन सैटेलाइट, कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार और सैटेलाइट का मतलब उपग्रह। तो CMS-01 का प्रक्षेपण किस PSLV उड़ान द्वारा किया गया था? तो आपको यहाँ से ध्यान रखना है PSLV C50 द्वारा CMS-01 का प्रक्षेपण किया गया था। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि CMS यानी कि संचार उपग्रह का प्रक्षेपण किस ऑर्बिट में किया गया है? तो GSO ऑर्बिट, जिसे कहते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, जिसे हिंदी में कह सकते हैं भू स्थैतिक कक्षा में प्रक्षेपण किया गया था।
तो इसने किसका स्थान लिया है? तो CMS जो 01 है यानी कि संचार उपग्रह 01, इसने GSAT-12 का स्थान लिया है। GSAT-12 जो था वो 2011 में प्रक्षेपित किया गया था। तो GSAT-12 जो है वो अब ख़त्म हो चुका है, यानी कि उसकी अब जो है यूज़ जो है वो कमज़ोर पड़ गया है, यानी कि ख़त्म होने वाला है। तो उसका स्थान अब कौन लेगा? वो CMS-01 लेगा। तो ये पूछ सकते हैं आपसे, CMS-01 का प्रक्षेपण किस उड़ान द्वारा किया गया था? तो PSLV-C50 द्वारा। या फिर इसका उल्टा भी पूछ सकते हैं कि PSLV-C50 द्वारा किसका प्रक्षेपण किया गया था? तो संचार उपग्रह CMS-01 का। नेक्स्ट 51वीं उड़ान ध्यान रखनी है, PSLV-C49। तो आपको +2 करते जाना है। अगर PSLV-C51 है तो यहाँ 53वीं उड़ान थी, C50 है तो 52वीं उड़ान थी, 49 है तो +2 करेंगे तो 51वीं उड़ान है। तो PSLV-C59 द्वारा किसका प्रक्षेपण किया गया था? तो EOS-01 का प्रक्षेपण किया गया था। EOS मतलब ई से अर्थ, ओ से ऑब्जर्वेशन, एस से सैटेलाइट। तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 01 का प्रक्षेपण PSLV-C49 द्वारा किया गया था। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं पृथ्वी अवलोकन उपग्रह। तो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का प्रक्षेपण PSLV-C49 द्वारा किया गया था। PSLV-C49 द्वारा EOS यानी कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया था। अच्छा, इसको किस ऑर्बिट में प्रक्षेपित किया गया था ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो PSLV-C49 द्वारा EOS-01 का प्रक्षेपण जो है वो LEO ऑर्बिट में किया गया था। LEO मतलब होता है लोअर अर्थ ऑर्बिट। लोअर मतलब पृथ्वी के निचली कक्षा में किया गया था इसका प्रक्षेपण। तीसरी बात आपको ये भी ध्यान रखनी है कि SpaceX जो है वो USA की एक प्राइवेट एजेंसी है। तो SpaceX द्वारा फाल्कन 9 रॉकेट भेजा गया था, जिसने 143 उपग्रह का प्रक्षेपण किया था और रिकॉर्ड बनाया है इसने। 143 उपग्रह का एक साथ प्रक्षेपण फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए SpaceX ने किया था। तो इसने एक रिकॉर्ड बना लिया है। अच्छा, भारत के बारे में आपको ध्यान रखना है। भारत ने 2017 में PSLV-37 की उड़ान द्वारा, आपको यहाँ से ध्यान रखना है, इसमें भी 7 आ रहा है और 2017 इसमें भी 7 आ रहा है, यानी कि 2017 की उड़ान है ये PSLV-C37। और इसमें भारत ने 104 उपग्रह का प्रक्षेपण किया था और कार्टोसैट 2A इसका महत्वपूर्ण सैटेलाइट यानी कि उपग्रह था। तो अभी बात करें तो SpaceX ने फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए 143 उपग्रह लॉन्च जो है वो प्रक्षेपित किए हैं। तो PSLV की ये जो महत्वपूर्ण उड़ानें हैं इसरो द्वारा जो प्रक्षेपण किया गया था इन सभी का, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये पूछी जा सकती हैं आपसे। नेक्स्ट है 4th क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया आपसे दिल्ली में कौन सा आम वृक्ष नहीं है? दिल्ली का एक इसमें आम वृक्ष नहीं है, यानी कि दिल्ली में इसमें आमतौर पर कौन सा वृक्ष नहीं पाया जाता है? यानी कि साधारण तौर पर जो है वो अमलतास, साल, पीपल, शहतूत, इन चारों में से कौन सा वृक्ष नहीं पाया जाता है? तो ये जो है बॉटेनिकल नेम है इसके, तो ये चीज़ नहीं आपको यहाँ से देखना है, अमलतास, साल, पीपल, शहतूत। तो अमलतास, पीपल, शहतूत ये तो अक्सर पाए जा सकते हैं, लेकिन साल वृक्ष जो है वो हर जगह नहीं पाया जाता। तो हम यहाँ से वन देखते हैं, वन से हमें पता लग जाएगा कौन सा वृक्ष कहाँ पाया जाता है। सबसे पहले आप इसका सॉल्यूशन देख लेना एक बार। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, बी यानी कि साल का वृक्ष। साल के वृक्ष को जो है वो शोरिया रोबस्टा कहते हैं और ये दिल्ली शहर में पाया जाने वाला आम वृक्ष नहीं है, यानी कि ये दिल्ली में नहीं पाया जाता है। तो ये कहाँ पाया जाता है, आइए चलते हैं। कौन सा वृक्ष कहाँ पाया जाता है ये जानने के लिए हमें वनों पर नज़र डालनी होगी। तो वन क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं ये चीज़ हमें देखनी होगी। तो वन चैप्टर हम शुरू करते हैं। वन में हमें कहा गया है यहाँ वन कितने प्रकार के होते हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं वन जो है वो बहुत सारे प्रकार के होते हैं। इनमें से महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार, जिसे हम कहते हैं सदापर्णी वन या फिर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, पहले नंबर का ये जो वन है। दूसरे नंबर का आप यहाँ से देख सकते हैं उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती या पतझड़ वन। तीसरा आप यहाँ से देख सकते हैं ये लिखा है यहाँ, थर्ड जो है वो मरुस्थलीय वन या कांटेदार वन। चौथा डेल्टाई वन, जिसे हम मैंग्रोव वन या दलदली वन या ज्वारीय वन भी कहते हैं। और पांचवा जो है वो है पर्वतीय वन। तो इस पे एक करके डिस्कस करते हैं हम। सबसे पहला हमारा और सबसे महत्वपूर्ण जो वन है वो है हमारा उष्ण कटिबंधीय सदाबहार या सदापर्णी वन। तो सदापर्णी वन जो होते हैं उसको हम एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो आप ये निशान देख सकते हैं। तो ये निशान जो है वो कहाँ कहाँ है इंडिया के मैप में, आप यहाँ से देख रहे हैं।
तो ये जो निशान है वो यहाँ, ये जितना भी पार्ट है इंडिया का, इसको कहते हैं हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाए जाते हैं। तो ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स कौन कौन से हैं? असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। तो ये सब जो है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, यहाँ पाए जाते हैं ये वन। और दूसरा जो है आप ये देख सकते हैं, ये चीज़ इंडिया का ये वाला पार्ट, तो इसको कहते हैं इंडिया का सह्याद्री, सह्याद्री या पश्चिमी घाट, ये लिखा पश्चिमी घाट या सह्याद्री। दूसरा नीलगिरी, तो नीलगिरी कौन सा पार्ट है? नीलगिरी जो है वो ये इंपॉर्टेंट, यहाँ ये जो पार्ट दिख रहा है इंडिया का, ये नीलगिरी पार्ट है। तो नीलगिरी भी में भी ये वन पाए जाते हैं। तो ये वन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण वन है और इनका मैप में दिखाया गया है ये किस किस जगह पाए जाते हैं। तो ये जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, ये दिल्ली में कौन से वन नहीं पाए जाते, तो यहाँ इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ये उष्ण कटिबंधीय सदाबहार। सदाबहार जो है वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो आपसे यहाँ मैप में दिखाया गया है, ये आप देख सकते हैं, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया और यहाँ सह्याद्री, पश्चिमी घाट और ये नीलगिरी की पहाड़ियों पर। इसके साथ साथ अंडमान निकोबार में भी ये वन पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार जो है वो भारत की मुख्य भूमि से बाहर है। कहाँ हुए हैं अंडमान निकोबार, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, इस जगह लगभग अंडमान निकोबार, यहाँ द्वीप हैं यहाँ बहुत सारे, तो यहाँ से ये वन देख सकते हैं आप, यहाँ पाए जाते हैं। और दिल्ली कहाँ पर लाई करता है? दिल्ली जो है वो यहाँ पर लाई करता है, इस जगह। तो दिल्ली जो है यहाँ पर है और दिल्ली में ये वन नहीं पाए जाते हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो दिल्ली में, अच्छा ये साल के बारे में बात हुई थी, तो साल के बारे में हम उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन क्यों कह रहे हैं? तो क्योंकि जो साल का वन है, साल का वृक्ष जो है वो इसी में आता है आपका, साल का नहीं, सागौन, सिनकोना वृक्ष जो है वो इसके अंतर्गत आता है, ये दिल्ली में नहीं पाया जाएगा। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, उष्ण कटिबंधीय जो सदाबहार वन है वो क्या होते हैं। तो ऐसे वन जो जहाँ रेनफॉल जो है, ऐसे क्षेत्र जहाँ रेनफॉल 250 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा होता है, 250 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा होता है, और आर्द्रता जो है वो 70% से भी ज़्यादा पाई जाती है। यहाँ लिखा है, साफ देख सकते हैं आप, आर्द्रता जो है वो 70% से अधिक, और वर्षा जो है, वार्षिक वर्षा वो 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है। तो यहाँ एक बार पढ़ के बताते हैं आपको, ये जो है अत्यधिक आर्द्रता वाले भागों में पाए जाते हैं, और ऐसे क्षेत्रों में जहाँ वर्षा, जिन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है और आर्द्रता 70% से अधिक होती है, तो वहाँ कौन से वन पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार या सदापर्णी वन। और ये किस किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो हमने यहाँ से देख लिया, भारत में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन जो है वो असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा यानी कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, उसके अलावा अंडमान निकोबार, सह्याद्री, पश्चिमी घाट, नीलगिरी की पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। अच्छा, ये वन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार और दूसरा उष्ण कटिबंधीय अर्ध आर्द्र सदाबहार। तो आर्द्र सदाबहार क्या होते हैं? जो सदैव हरे भरे रहते हैं वो होते हैं आर्द्र सदाबहार, और अर्ध आर्द्र सदाबहार जो हमेशा हरे भरे नहीं होते हैं उन्हें कहते हैं अर्ध आर्द्र सदाबहार वन। भारत में सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन है कौन से? अर्ध आर्द्र सदाबहार वन। तो उष्ण कटिबंधीय अर्ध आर्द्र सदाबहार वन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन है। अच्छा, इन दोनों वनों के अंतर्गत कौन से वृक्ष आते हैं? तो सिनकोना, रबड़, नारियल, बांस, रोजवुड या शीशम, एक ही बात है, आयरनवुड। तो रोजवुड, आयरनवुड, रबड़, नारियल, बांस, सिनकोना, तो ये सभी जो वृक्ष हैं वो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन के अंतर्गत आते हैं। और उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन दो प्रकार के होते हैं, यहाँ से देख सकते हैं, आर्द्र सदाबहार और अर्ध आर्द्र सदाबहार किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो मैप के जरिए हमने देख लिया है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स यानी कि ये पार्ट, और इसके अलावा ये सह्याद्री या पश्चिमी घाट, साथ साथ नीलगिरी ये पार्ट, तो यहाँ पाए जाते हैं। इसके साथ साथ अंडमान निकोबार जो यहाँ द्वीप हैं यहाँ पाए जाते हैं। तो दिल्ली कहाँ है? दिल्ली तो यहाँ पर लाई करता है। तो हम बात कर रहे थे, खैर सागौन नहीं, इसमें बात हो रही थी सिनकोना की। तो सिनकोना, रबड़, नारियल, बांस आपने सुना होगा, ये सभी कहाँ पाए जाते हैं? केरल में ज़्यादा पाए जाते हैं। तो केरल है कहाँ? तो केरल यहीं तो लाई करता है। तो आप देख सकते हैं इस जगह कौन कौन से वन, सिनकोना, रबड़, नारियल, बांस, रोजवुड और आयरनवुड, ये प्रकार के वन यहाँ पाए जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन में किसकी बात की गई थी? साल की। तो साल वृक्ष किसके अंतर्गत आता है? तो नेक्स्ट जो आता है पतझड़ वन, उसके अंतर्गत आता है साल का वृक्ष। तो सबसे पहले पतझड़ वन पढ़ते हैं हम। सेकंड नंबर का जो वन है वो हमारा पतझड़ वन है। तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती या पतझड़ वन। तो पतझड़ वन को हम इंग्लिश में कहेंगे ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। डेसिडुअस फॉरेस्ट जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं,
उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, जैसे वो था आर्द्र सदाबहार, वैसे ये है आर्द्र पर्णपाती। वो था नेक्स्ट जो था वो अर्ध आर्द्र था, लेकिन यहाँ है शुष्क पर्णपाती। तो यहाँ आर्द्र पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती दो प्रकार के वनों में बांटा गया है। और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं भारत के किस भाग में, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसका साइन क्या है, ये जो नीला नीला दिखाया गया है, यानी कि नीला नीला ये जो एरिया आपको यहाँ से दिख रहा है इंडिया का, ये वाला पार्ट, यहाँ पाए जाते हैं कौन से आर्द्र पर्णपाती। दूसरे जो शुष्क पर्णपाती होते हैं वो आप यहाँ से ये वाला साइन देख सकते हैं जिसमें इस तरह की शेडिंग की गई है। तो शेड कौन सा है, तो भारत का ये वाला पार्ट जिसमें ये शेड हो रहा है आपको यहाँ से दिख जाएगा, ये है शुष्क पर्णपाती वन। तो शुष्क पर्णपाती वन जो है आप यहाँ से देख सकते हैं भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर फैले हुए हैं। भारत के 41.8% पर ये जो शुष्क पर्णपाती वन है वो फैले हुए हैं। और कहाँ पाए जाते हैं, तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले आर्द्र पर्णपाती का। तो आर्द्र पर्णपाती जो है वो भारत के 19.7% भाग पर पाए जाते हैं। 19.7% भाग पर भारत के आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और ये ऐसे वन हैं जो 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो यहाँ साफ लिखा है 100 से 200 सेंटीमीटर जहाँ वर्षा होती है जिन क्षेत्रों में, वहाँ पाए जाते हैं आर्द्र पर्णपाती वन। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो लिखा है मानसूनी वन भी कहा जाता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मानसूनी वन किन्हें कहा जाता है, तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती जो वन होते हैं उन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये वन पश्चिमी घाट की ढलान पर, अच्छा ये बाद में देखेंगे कहाँ पाए जाते हैं। अब बात करते हैं शुष्क पर्णपाती वन की। तो शुष्क पर्णपाती वन जैसे कि हमने देखा कि ये जो थे 19.7% थे, तो ठीक इसके दुगने से भी थोड़े ज़्यादा 41.8% भाग पर पाए जा रहे हैं शुष्क पर्णपाती वन। ये ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा जो है वो औसत वार्षिक वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। तो ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ औसत वार्षिक वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर होती है। ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये सबसे पहले यहाँ डिस्कस करते हैं हम उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन की। तो आर्द्र पर्णपाती वन जो है ये भारत की पश्चिमी घाट की ढलान पर भारत के उत्तर पूर्वी भाग, जैसे उत्तर पूर्वी भाग में आ जाता है भावर तराई के मैदान में या क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो आप सबसे पहले यहाँ से देख सकते हैं कि पहली बात जो हो रही है ये कहाँ पाए जा रहे हैं, पश्चिमी घाट की ढलान पर। तो पश्चिमी घाट तो ये था, पश्चिमी घाट में कौन से वन पाए जा रहे थे आपने देखा था ऊपर। तो पश्चिमी घाट में जो है वो सदाबहार वन पाए जा रहे हैं, ये जैसे यहाँ देख सकते हैं शेड वाले। लेकिन ये हल्का सा नीला जो एरिया हमें यहाँ दिखाया गया है, नीला नीला पार्ट है जो ये पश्चिमी घाट की ढलान है। तो ये जो पश्चिमी घाट की ढलान है ये नीला नीला हल्का से आपको दिखाया गया है। तो ये हल्का सा जो नीला पार्ट है ये, तो यहाँ कौन से वन पाए जा रहे हैं, इस तरह के वन पश्चिमी घाट की ढलान पर पाए जा रहे हैं। कौन से, आर्द्र पर्णपाती वन। इसके अलावा ये भावर और तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो उत्तर पूर्वी भारत की बात करें तो उत्तर पूर्वी भारत में ये पार्ट आ जाता है। तो ये है भावर और तराई के मैदान। तो भावर और तराई के मैदान में भी ये भावर और तराई के मैदान यहाँ लाई करते हैं। तो यहाँ लाई करते हैं भावर और तराई के मैदान। तो इस क्षेत्र में भी ये वन पाए जाते हैं। कौन से, आर्द्र पर्णपाती वन। तो इसमें कौन कौन से वृक्ष आते हैं, तो इसमें आते हैं सागौन, साल, शीशम, आम, चंदन, महुआ, ये सभी वन आते हैं इसमें। सॉरी, वृक्ष की बात करें तो सागौन को हम कहते हैं टीक। टीक आपने सुना होगा। साल, शीशम, आम, चंदन, महुआ। तो आप देख सकते हैं यहाँ शीशम इसमें भी आ रहा है और ऊपर भी आ रहा था शीशम, यहाँ से देख सकते हैं आप शीशम इसमें भी आ रहा है। तो कोई बात नहीं, ये वृक्ष जो है वो शीशम का वो दोनों क्षेत्रों में पाया जा सकता है। तो हम बात कर रहे थे कि मुख्य वन की। तो मुख्य कौन कौन से यहाँ वृक्ष हैं, तो सागौन है, साल है, आम, चंदन और महुआ। तो साल की बात की गई थी, जो क्वेश्चन था हमारा 4th था क्वेश्चन, उसमें कहा गया था साल वृक्ष कहाँ दिल्ली में क्या पाया जाता है क्या। तो सागौन जो वृक्ष है वो यहाँ इस क्षेत्र में पाया जाएगा। जबकि दिल्ली आप देख सकते हैं, दिल्ली तो यहाँ है, इस क्षेत्र में मौजूद है दिल्ली। तो दिल्ली में ये वन नहीं पाया जाएगा। साल का वृक्ष जो है वो इस क्षेत्र में भावर और तराई के क्षेत्रों में पाया जाएगा, प्लस इसके अलावा इस क्षेत्र में पश्चिमी घाट की ढलान पर। तो यहाँ पाए जाएंगे ये वृक्ष कौन कौन से, सागौन, साल, शीशम, आम, चंदन और महुआ। इसमें नोट करने का जो पॉइंट है वो ये है, जो सागौन यानी कि टीक जो होता है वो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो सागौन की बात करें, फर्स्ट नंबर का जो वृक्ष है सागौन, जिसे टीक कहते हैं, TEAK है टीक।
तो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में पाया जाता है ये जो है वृक्ष, और कुल सागौन का 50% जो प्रोडक्शन है वो मध्य प्रदेश में होता है। प्रोडक्शन नहीं, यानी कि जो वृक्ष सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो एमपी में पाया जाता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं एमपी जो है वो इस क्षेत्र में, ये यहाँ जो है वो एमपी लाई करता है, मध्य प्रदेश मध्य भारत की तरफ। और यहाँ इस तरह के भावर और तराई के मैदान आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ तक फैले हुए हैं। तो इस क्षेत्र में कौन सा वन पाया जाता है? सागौन। और 50% एमपी में पाया जाता है सागौन, यानी कि टीक का वृक्ष। नेक्स्ट जो बात कर रहे थे वो शुष्क पर्णपाती वन की है। शुष्क पर्णपाती वन 41.18% भाग पर पाया जाता है और 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है ये। इसकी बात करें तो ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु में इसका विस्तार पाया जाता है। तो ये जो इतना भी आप शेडेड पार्ट देख रहे हैं ये सभी इसी पार्ट में पाया जाता है। कौन सा? शुष्क पर्णपाती। तो इन्हीं क्षेत्रों में आ जाता है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। अच्छा, मध्य प्रदेश का ये हिस्सा देख सकते हैं आप, यहाँ मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश यहाँ, उत्तर प्रदेश इस जगह। इसके अलावा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तो महाराष्ट्र यहाँ है, आंध्र प्रदेश इस जगह। तो यहाँ ये सभी वृक्ष पाए जा रहे हैं। आगे देख लेते हैं, कर्नाटक, तमिलनाडु में भी इसका विस्तार है। ये है कर्नाटक यहाँ इस इधर की तरफ, और तमिलनाडु यहाँ, तो इधर की तरफ भी ये वन पाए जा रहे हैं। इनमें कौन कौन से वन महत्वपूर्ण है, वृक्ष महत्वपूर्ण है, वो है आम, शीशम, बबूल, चंदन। चंदन सबसे महत्वपूर्ण वन है, ये आपको वृक्ष है, ये ध्यान रखना है। और शीशम, बबूल, आम ये भी है महत्वपूर्ण, लेकिन चंदन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये चंदन के बारे में अलग से पूछ लेते हैं, तो आप ये नोट कर लेना ज़रूर कि चंदन जो है वो सबसे ज़्यादा कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में पाया जाता है। अच्छा, जो कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल का जो मिलान है वो कहाँ होता है? वो नीलगिरी में होता है। तो नीलगिरी यहाँ की तरफ है, नीलगिरी इस जगह। तो ये पूछ सकते हैं आपसे, तो यहाँ देख लेना आप, नीलगिरी जो है उसकी पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, नीलगिरी की पहाड़ियों पर चंदन, यूकेलिप्टस वृक्षों का विस्तार पाया जाता है। तो नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं उसमें चंदन और यूकेलिप्टस के वृक्षों का विस्तार पाया जाता है। ये है नीलगिरी की पहाड़ियाँ यहाँ, जो कहाँ पाई जाती हैं? केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के जो मिलान बिंदु है यहाँ है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो इसमें जो प्रमुख वृक्ष है वो चंदन का है, ये महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखना है पॉइंट। इसके बाद इसमें नीलगिरी की पहाड़ियों में से चंदन की लकड़ियों का सबसे ज़्यादा मात्रा में प्राप्त किया जाता है, तो वही पॉइंट है इसमें। नेक्स्ट लास्ट जो चीज़ आपको नोट करनी है इस वृक्ष में, वो ये है कि नीलगिरी की पहाड़ियों में प्रसिद्ध साइलेंट वैली का नाम सुना होगा। तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान जो है वो नीलगिरी की पहाड़ियों में ही पाया जाता है, जिसे हम शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है 3rd नंबर का जो है वो मरुस्थलीय वन या कांटेदार वन है। अच्छा, मरुस्थल जो होता है उसमें कांटेदार वन पाए जाते हैं, इसलिए मरुस्थलीय वन को कांटेदार वन भी कहते हैं। तो इसको मैप के जरिए सबसे पहले देख लेते हैं ये कहाँ पाया जाता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो चिन्ह है यहाँ, ये जो लगा हुआ है ये है मरुस्थलीय वन, यानी कि राजस्थान और गुजरात का कुछ इलाका है। इसके साथ ही ये जो पॉइंट दिखाया गया है आपको यहाँ, तो ये मरुस्थलीय वन यहाँ पाए जाते हैं, जिसे कांटेदार वन भी कहते हैं। तो ये जो एरिया है राजस्थान और गुजरात का कुछ शुष्क पार्ट, और ऊपरी पंजाब का ये भी दिखाया गया है। तो ये जो शुष्क पार्ट होता है तो यहाँ पाए जाते हैं मरुस्थलीय वन। ये जो मध्य गंगा के मैदान है ये यहाँ से आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, मध्य गंगा के मैदान। और तराई ये पार्ट है, ये जो पार्ट है ये तराई है। तो मध्य गंगा के मैदान जो है उसमें कौन सा पाया जा रहा था? तो आप यहाँ से देख सकते हैं नीचे उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाया जाता मध्य गंगा के मैदान में। जबकि तराई में कौन सा पाया जा रहा था? तो तराई में आर्द्र पर्णपाती पाया जा रहा था। तो हम अभी यहाँ से ये वाला वृक्ष देख रहे थे जिसे कहते हैं मरुस्थलीय वन। तो मरुस्थलीय वन में आपको क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले इसमें जहाँ वार्षिक वर्षा जो होती है वो 50 सेंटीमीटर से कम होती है, जहाँ वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम जहाँ वार्षिक वर्षा होती है वहाँ पाए जाते हैं मरुस्थलीय वन। इसका विस्तार जो है वो राजस्थान, दक्षिण पश्चिमी पंजाब, दक्षिण पश्चिमी हरियाणा में है। साथ ही ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक राज्य में अर्धचंद्राकार पेटी के रूप में फैला हुआ है। जैसे कि अभी हमने देखा था ये, जैसे ये मैप बना हुआ था तो आपको यहाँ नीचे एक दिखाया था, तो नीचे यहाँ जो पाया जा रहा था
एक तो यहाँ पाया जा रहा था इस क्षेत्र में और दूसरा इस क्षेत्र में। तो इस क्षेत्र में ये वाला जो है इसको हम कहते हैं अर्धचंद्राकार पेटी। तो ये कहाँ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और इन सभी राज्यों में अर्धचंद्राकार पेटी के रूप में ये वृक्ष पाया जाता है। और इसके जो वृक्ष हैं, मध्य वृक्ष जो हैं वो बबूल, खजूर, नागफनी, कैक्टस, खेजड़ी। खेजड़ी जो है उसका अन्य नाम मरुस्थल का राजा है, यानी कि मरुस्थल का राजा पूछे तो आप बता सकते हैं खेजड़ी को कहा जाता है मरुस्थल का राजा। इसके अलावा मरुस्थलीय वन में बबूल जो कांटेदार होता है, खजूर जो भी कांटेदार होता है, नागफनी, कैक्टस, खेजड़ी ये सभी कांटेदार वन होते हैं, सॉरी वृक्ष होते हैं। तो ये था मरुस्थलीय वन। नेक्स्ट जो 4th नंबर का आता है वो होता है डेल्टाई वन। डेल्टाई वन को हम मैंग्रोव वन या दलदली वन या ज्वारी वन सभी कहते हैं। मैंग्रोव वन, दलदली वन या ज्वारी वन, क्योंकि ये दलदली इलाकों में पाया जाता है इसलिए हम इसको दलदली वन भी कहते हैं। मुख्य नाम इसका जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो डेल्टाई वन है। तो डेल्टाई वन को हम ज्वारी वन या फिर मैंग्रोव वन भी कहते हैं। ये वन जो है वो गंगा, ब्रह्मपुत्र, स्वर्णरेखा नदी, महानदी, कृष्णा, गोदावरी के डेल्टा क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कहाँ है ये क्षेत्र, आइए जान लेते हैं। तो आप यहाँ मैप में देख सकते हैं ये क्षेत्र आपको ब्लैक से दिख रहा है, ये और ये। तो ये जो क्षेत्र हैं वो डेल्टा क्षेत्र हैं। यहाँ से जैसे यहाँ से नदियाँ निकलती हैं, ये इस तरह, ये फिर ये नीचे गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी इस तरह ये जाती हैं, तो यहाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये ब्लैक जहाँ स्पॉट किए गए हैं, तो ये डेल्टा वन है जो यहाँ डेल्टा इलाकों में पाए जा रहे हैं। तो डेल्टाई वन जो है वो गंगा, ब्रह्मपुत्र, यानी कि जैसे अगर ये मैप दिखाया गया था इंडिया का, तो गंगा, सॉरी एक सेकंड, मैप तो यहाँ बन नहीं पाया। तो जैसे अगर हम ये इंडिया की बात करें तो इंडिया का जैसे ये मैप है, तो इंडिया के मैप में यहाँ से ये गंगा नदी इस तरह निकलती हुई यहाँ बहती है, फिर ब्रह्मपुत्र जो है वो यहाँ आती हुई इस तरह बहती है। तो यहाँ जो डेल्टाई इलाके हैं यहाँ और इस जगह डेल्टा, ये गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, तो यहाँ डेल्टा का निर्माण जो करते हैं, तो इन्हीं डेल्टा के क्षेत्रों में ये वन डेल्टाई वन पाए जाते हैं। तो यहाँ से पढ़ लेना आप, ये वन जो है गंगा, ब्रह्मपुत्र, स्वर्णरेखा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी के डेल्टाई क्षेत्रों में पाए जा रहे हैं। तो डेल्टा, एक सेकंड यहाँ छुप गया, ये डेल्टा क्षेत्रों में ये उगते हैं, यहाँ से पढ़ सकते हैं आप। नेक्स्ट इसके बारे में कहा गया है कि गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई जो क्षेत्र हैं उसमें जो वन पाए जाते हैं उसको सुंदरी कहा जाता है। यहाँ से गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्र में सुंदरी वृक्ष ज़्यादा पाया जाता है। तो डेल्टाई वन में एक वृक्ष का नाम है सुंदरी वृक्ष। तो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है उस क्षेत्र में जो वृक्ष पाया जाता है वो सुंदरी वृक्ष ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए इसको सुंदरवन भी कहा जाता है। तो डेल्टाई वनों में मैंग्रोव, सुंदरी, केवड़ा, बैंदी ये वृक्ष पाए जाते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं मैंग्रोव, सुंदरी, केवड़ा और बैंदी। बैंदी कैसे लिखा है आप यहाँ से देख सकते हैं, बैंदी इस तरह लिखा है। दोस्तों राइटिंग की अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो इंस्टा पर आप ज़रूर फॉलो कर लेना, जो भी हम यहाँ आपको प्रोवाइड करते हैं तो इसके सभी नोट्स आपको इंस्टा पर मिल जाएंगे, आप वहाँ से पोस्ट को लाइक ज़रूर कर देना बस। नेक्स्ट आगे, डेल्टाई वनों में मैंग्रोव, सुंदरी, केवड़ा, बैंदी ये वृक्ष पाए जा रहे थे। और नोट की बात यह है कि डेल्टाई वृक्षों में पाए जाने वाले मैंग्रोव वन चक्रवातों के अवरोधों का महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जैसे अगर चक्रवात आते हैं, साइक्लोन्स, तो उसमें अवरोध का काम करते हैं, यानी कि चक्रवात को रोकने का काम ये काम करते हैं मैंग्रोव वन। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं ये मैंग्रोव वन। और ये जो है केवल चक्रवातों को रोकने का काम नहीं बल्कि जो सॉइल है उसका भी कंजर्वेशन का काम करते हैं, उसको बहने से रोकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण वन है। सबसे ज़्यादा मैंग्रोव जो है वो पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। और पश्चिम बंगाल में किसका डेल्टा क्षेत्र है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है वो पश्चिम बंगाल में बनता है और इसलिए इसको सुंदरवन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट जो लास्ट वन है हमारा वो है पर्वतीय वन। तो पर्वतीय वन के बारे में यहाँ कहा गया है, पर्वतीय वन जो है वो हिमालय क्षेत्र में पर्वतीय वनों का विस्तार पाया जाता है। तो इसका सिंबल इस तरह दिखाया गया है, ये जहाँ पे ये देख लेते हैं हम। तो यहाँ जो पर्वत है इस तरह ये दिखाया गया है, सॉरी एक सेकंड, ये जो है ये वन आपके पाए जा रहे हैं। तो ये जितने भी वन हैं वो पर्वतीय वन हैं। तो ये इसका सिंबल इस तरह दिखाया गया है, ये यहाँ पे आप नोट डाउन कर लेना। तो ये जो वन है वो पर्वतीय वन है।
तो पर्वतीय वनों को पढ़ लेते हैं हम। पर्वतीय वन जो है वो हिमालय क्षेत्र में पर्वतीय वनों का विस्तार पाया जाता है, यानी कि हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं इस तरह के वन। 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर शीतोष्ण प्रकार के ऊंचे वन पाए जाते हैं। अच्छा, पर्वतीय वनों में 3 प्रकार के वन हैं, शीतोष्ण वन, कोणधारी जैसे शंकुधारी वन भी कहते हैं, और अल्पाइन वन। तो ऊंचाई के आधार पर ये धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, इनका जो विस्तार होता है वो ऊंचाई के आधार पर होता है। जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर तो शीतोष्ण प्रकार के वन पाए जाते हैं। इससे थोड़ा ऊपर जाएँ तो 2000 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर कोणधारी यानी कि कोनीफेरस जैसे इंग्लिश में बोलते हैं, तो कोणधारी या शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। उसके बाद और ऊंचाई पर चले जाएँ 3000 से 4000 पर तो अल्पाइन वृक्ष पाए जाते हैं। तो ये तीनों सभी क्या हैं, पर्वतीय वन है। तो पर्वतीय वृक्ष थे ये, और इसमें कौन कौन से वृक्ष महत्वपूर्ण हैं तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। भोजपत्र वृक्ष, भोजपत्र आ जाता है, चीड़, स्प्रूस, देवदार, सिल्वर फर, जूनिपर तो ये सभी पाए जाते हैं। सिल्वर फर, जूनिपर, देवदार, स्प्रूस, चीड़ और भोजपत्र। तो इन सब के यूजेस भी यहाँ लिखे हुए हैं। भोजपत्र जो है उसको बेतुला यूटिलस के नाम से जाना जाता है, और पेड़ की जो सफ़ेद छाल है उसका प्राचीन काल में ग्रंथ लिखने में उपयोग किया जाता था, बेतुला यूटिलस यानी कि भोजपत्र का, तभी इसका नाम भोजपत्र पड़ा। चीड़ जो है वो उत्तराखंड में पाया जाता है, और इस पेड़ से जो है वो लीसा नामक एक महत्वपूर्ण पदार्थ प्राप्त किया जाता है, जिससे तारपीन का तेल और साबुन और अन्य कॉस्मेटिक बनाने में जिसका यूज़ किया जाता है, चीड़ के वृक्ष का उत्तराखंड में पाया जाता है। लीसा एक इससे पदार्थ निकाला जाता है जिससे तारपीन का तेल, साबुन, कॉस्मेटिक बनाने में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है देवदार, जो समुद्र तल से सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर पाया जाने वाला वन कौन सा है, देवदार। ये अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है आपको। सबसे ऊंचाई पर जो वन है समुद्र तल से वो देवदार पाया जाता है। पश्चिमी हिमालय में देवदार वनों का विस्तार अधिक मात्रा में पाया जाता है, पश्चिमी हिमालय में ज़्यादा पाया जाता है ये। फिर नेक्स्ट आता है सिल्वर फर। सिल्वर फर जो है वो माचिस की तीली, कागज़ बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण वन थे, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। नोट्स के लिए इंस्टा पर फॉलो कर लेना आप, वहाँ पे हमें लाइक कर देना पेज को, तो आपको ये सभी नोट्स नहीं लाइक करेंगे तो भी मिल जाएंगे, लेकिन लाइक कर देना प्लीज़। दोस्तों हमारी इंस्टा आईडी SSC Tools 1996 है, आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। फ्री में आपको नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो एक लाइक तो बनता है। तो हमारा 4th क्वेश्चन था जिसमें पूछा गया था कौन सा दिल्ली का एक आम वृक्ष नहीं है। तो अब आप इसका आंसर दे सकते हैं कि दिल्ली में कौन सा आम वृक्ष नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साल जो है दिल्ली का आम वृक्ष नहीं है। तो साल को आप यहाँ से देख सकते हैं, साल जो है वो वृक्ष किसके अंतर्गत आता है, पतझड़ वन के अंतर्गत आता है साल वृक्ष। पतझड़ वन के अंतर्गत भी आर्द्र पतझड़ वन यानी कि आर्द्र पर्णपाती वन के अंतर्गत साल वृक्ष आता है, और साल वृक्ष जो है आर्द्र पर्णपाती वन के अंतर्गत आने के बाद फिर आप यहाँ से देख सकते हैं कि इस तरह का साइन कहाँ है, ये जो है ये जो जितना भी एरिया दिख रहा है आपको नीले से जितना भी पेंट किया गया है, तो ये जितना एरिया है यहाँ पाए जाते हैं इस तरह के वन। कौन से वन, आर्द्र पर्णपाती वन। जबकि आपको पता है दिल्ली इस जगह लाई करता है, यहाँ दिल्ली इस जगह लाई करता है, तो दिल्ली में जो है वो नहीं पाए जाएंगे इस तरह के वन, यानी कि साल वृक्ष जो है वो दिल्ली में इस जगह नहीं पाया जाएगा। साल वृक्ष जो है वो इस जगह जहाँ नीले से पेंट किया गया है इस एरिया में पाया जाएगा, जिसको हम कहते हैं तराई या भाबर के मैदान। तो तराई या भाबर के मैदान में पाए जाएंगे आर्द्र पर्णपाती वन। नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है आपसे एक नाभिकीय संयंत्र में मंदक का कार्य कौन करता है। तो मंदक का कार्य क्या होता है और मंदक का कार्य कौन करता है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो एक नाभिकीय संयंत्र में एक मंदक का कार्य कौन करता है, या फिर मंदक का कार्य क्या होता है। तो इसमें पूछा गया है मंदक का कार्य जो होता है वो न्यूट्रॉन की गति को मंद करना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि नाभिकीय संयंत्र में मंदक का कार्य जो होता है वो तेज गतिशील न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए किया जाता है मंदक का कार्य। और मंदक के तौर पर इसमें जो है इसमें बोरॉन व कैडमियम की छड़ें नियंत्रण तथा ग्रेफाइट एवं भारी जल
उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है। तो मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? भारी जल, इसका उपयोग किया जाता है और ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है। जबकि बोरॉन का और कैडमियम का यूज़ जो है क्षणों को नियंत्रण करने में किया जाता है। अब यहाँ से आपको समझ में नहीं आया होगा तो इसके लिए आप इस पेज को पढ़ लीजिए, यहाँ से क्लियर हो जाएगा आपको क्या क्वेश्चन में पूछा गया था। अच्छा, मंदक जो होता है उसका कार्य क्या होता है? तो ये तो हम सीख गए कि मंदक का कार्य जो होता है वो न्यूट्रॉन की गति को मंद करना होता है, यानी कि कम करना होता है। न्यूक्लियर जो पावर प्लांट्स होते हैं उसमें मंदक यानी कि न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। और इसमें मंदक के रूप में किसका यूज़ किया जाता है? तो भारी जल, जिसे हम D2O कहते हैं। अच्छा, साधारण जल जो होता है वो H2O होता है, लेकिन भारी जल D2O होता है। ठीक है, नेक्स्ट, मंदक जो होता है, मंदक के रूप में एक तो भारी जल का यूज़ किया जाता है, साथ ही ग्रेफाइट का भी यूज़ किया जाता है। और मंदक का कार्य क्या होता है? वो न्यूट्रॉन की स्पीड को कम कर देता है। दूसरा, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कंट्रोल रॉड के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? सबसे पहले कंट्रोल रॉड का काम क्या होता है? तो कंट्रोल रॉड का जो काम होता है वो न्यूट्रॉन का अवशोषण करना होता है, ताकि नियंत्रित की जा सके ये जो रिएक्शन होते हैं। अच्छा, जो रिएक्शन होती है वो इस तरह चलती जाती है, आप यहाँ से देख सकते हैं। जो न्यूट्रॉन होते हैं, जैसे एक न्यूट्रॉन, फिर एक न्यूट्रॉन की टक्कर यहाँ यूरेनियम में यहाँ मारी है, तो यहाँ इससे 3 न्यूट्रॉन उत्पन्न हुए हैं। फिर ये 3 भी और 3 को जन्म देगा, फिर ये 3 भी अन्य 3 को, फिर इसमें भी ऐसे करके ये न्यूट्रॉन की जो प्रक्रिया है वो चलती जाएगी और बहुत सारी अनियंत्रित प्रक्रिया इस तरह होने लगेगी। तो इसको नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉन को नियंत्रित करना ज़रूरी होगा। तो न्यूट्रॉन का अवशोषण किससे किया जाता है? तो वो कंट्रोल रॉड के जरिए किया जाता है न्यूट्रॉन का अवशोषण, ताकि जो इस तरह की अभिक्रिया है उसको नियंत्रित किया जा सके। तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में ऊर्जा उत्पन्न करने में इनका यूज़ किया जाता है और न्यूट्रॉन का अवशोषण करने के लिए इसका नियंत्रक के रूप में बेरियम और कैडमियम का यूज़ किया जाता है। तो आप ये ध्यान रखना, कंट्रोल रॉड का काम क्या होता है? तो न्यूट्रॉन का अवशोषण करना। न्यूट्रॉन का अवशोषण किसके लिए किया जाता है? ताकि ये जो अभिक्रिया होती है उसको नियंत्रित किया जा सके। तो इसमें किस किस का यूज़ किया जाता है? तो बेरियम और कैडमियम की छड़ों का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कौन सा आवश्यक वसा अम्ल है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी आप देख सकते हैं, लिनोलिक अम्ल। लिनोलिक अम्ल जो होता है वो आवश्यक वसा अम्ल होता है, लिनोलिक अम्ल। तो यहाँ से आप सॉल्यूशन पढ़ सकते हैं, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ से आप पढ़ लेना, कार्बोहाइड्रेट्स की भांति वसाएं भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स से ही यहाँ पता लग जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन, साथ ही इसमें ऑक्सीजन भी पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स की भांति वसाएं भी, वसा जो होती हैं वो भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं, परंतु इनमें कार्बन, हाइड्रोजन की मात्रा अधिक होती है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। किसमें? वसाएं की बात चल रही है। जो वसाएं होती हैं उनमें ऑक्सीजन कम होती है। तो पादपों में, पादप जो होते हैं यानी कि पेड़ पौधे, उनमें यहाँ नाम लिखा है, आप ध्यान से पढ़ लेना, एरेकीडोनिक अम्ल के अतिरिक्त सारे वसीय अम्लों का संश्लेषण होता है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ तो खैर मनुष्य के बारे में पूछा गया है, लेकिन पादपों के बारे में भी पूछ सकते हैं, तो इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। पादप जो होते हैं यानी कि प्लांट्स, उसमें एरेकीडोनिक अम्ल के अतिरिक्त सारे वसीय अम्ल का संश्लेषण होता है। तो ये नोट कर लेना, एरेकीडोनिक जो होता है वो ऐसा वसा अम्ल होता है जिसका संश्लेषण प्लांट नहीं कर पाते हैं। आगे, अतः हम अधिकांश वसीय अम्ल भोजन से प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि भोजन के रूप में हम किसको खाते हैं? प्लांट्स को। तो प्लांट्स को खाने के लिए हम, प्लांट्स जो होता है वो एरेकीडोनिक अम्ल के अतिरिक्त सारे वसीय अम्ल का संश्लेषण करता है। तो अगर हम प्लांट्स को यानी कि वेजिटेशंस को खाएंगे तो हम सारे वसीय अम्ल प्राप्त कर सकेंगे, लेकिन ये वाला अम्ल एरेकीडोनिक, इसको नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि प्लांट इसका जो है सिंथेसिस नहीं कर सकता है। आगे, इसके अतिरिक्त मनुष्य सभी स्तनियों की शारीरिक शरीरों में विभिन्न वसीय अम्लों का संश्लेषण भी हो जाता है, परंतु 2 असंतृप्त वसीय अम्ल। अब मनुष्यों की बात करें तो मनुष्य जो होते हैं उनमें 2 असंतृप्त वसीय अम्ल होते हैं, जिसमें लिनोलिक और लिनोइलैडिक 2 आते हैं। तो इनके अतिरिक्त सारे स्तनियों को केवल भोजन से ही प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि जितने भी स्तनधारी होते हैं वो सभी वसा अम्ल का संश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन लिनोलिक और
दूसरा आता है लिनोइलैडिक। दो अम्ल वसीय अम्ल हैं, लिनोलिक और लिनोइलैडिक। ये दो वसीय अम्ल जो हैं उनका संश्लेषण, यानी कि संश्लेषण का मतलब होता है निर्माण, ये मनुष्य जो है मैमल्स नहीं कर सकता है। तो आपको प्लांट्स और मैमल्स दोनों चीज़ ध्यान रखनी है। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में तो वसा अम्ल जो पूछा गया था वो मनुष्यों के संदर्भ में पूछा गया था। तो आवश्यक वसा अम्ल कौन सा है, तो लिनोलिक। दूसरा आवश्यक कौन सा है, तो आपको यहाँ से ध्यान में रखना है, वसा अम्ल लिनोलिक और लिनोइलैडिक दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं, जो मनुष्य संश्लेषित नहीं कर सकता है, ये हमें बाहर से प्राप्त करना पड़ता है। बाहर से प्राप्त हम कहाँ से करते हैं, तो ये वनस्पति वगैरह खा के ये प्राप्त कर सकते हैं। वनस्पति से केवल ये सभी चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं जो यहाँ डिस्कस की गई हैं, लिनोलिक और लिनोइलैडिक। लेकिन वनस्पति से हमें क्या प्राप्त नहीं होता है, जब हम खाना खाते हैं तो हमें केवल एक तरह का अम्ल प्राप्त नहीं होता है जिसका नाम है एरिकिडोनिक। इसके अतिरिक्त ये दोनों अम्ल दोनों जो वसा अम्ल हैं वो प्राप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया कौन सा एक भारत में जीवमंडल अभयारण्य नहीं है। तो इसका आंसर आप यहाँ से देख सकते हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सुंदरवन, नंदा देवी, ग्रेट निकोबार और गिर। तो इनमें से भारत का जीवमंडल अभयारण्य कौन सा नहीं है, तो यहाँ से इस ऑप्शन की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, गिर। गिर जो है वो राष्ट्रीय उद्यान है। आप यहाँ से पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा, गिर राष्ट्रीय उद्यान हम पढ़ते हैं। और गिर कहाँ है, गुजरात में। एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है गिर। तो यहाँ से इसका ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं एक बार। यहाँ से पढ़ सकते हैं आप, प्रश्नगत दिए गए विकल्पों में गिर जीवमंडल अभयारण्य नहीं है, यह एक राष्ट्रीय उद्यान है। तो गिर को हम राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात में स्थित है और एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है। अच्छा, जीवमंडल अभयारण्य कितने हैं ये भी हमें ध्यान में रखने हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जैवमंडल रिजर्व और उनके क्षेत्र, स्थापना वर्ष। तो ये सभी स्थापना वर्ष वगैरह ध्यान नहीं रखना है। तो जैवमंडल रिजर्व की संख्या आपको ध्यान रखनी है कितनी है, तो ये टोटल 18 है। टोटल 18 जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व्स यानी कि जैवमंडल रिजर्व जो है वो भारत में पाए जाते हैं। तो इनमें से किस किस का नाम आता है, तो ये चीज़ आपको दिमाग में डाल लेनी है एक बार। अचानकमार, अमरकंटक। तो एक नाम आता है अचानकमार, अमरकंटक। दूसरा अगस्त्यमलाई, दिहांग दिबांग, डिब्रू सैखोवा, ग्रेट निकोबार, मन्नार की खाड़ी, कंचनजंगा। इसके अतिरिक्त नीचे है मानस, नंदा देवी, नीलगिरी, नोकरेक। मानस, नीलगिरी, नंदा देवी, नोकरेक, पंचमढ़ी। फिर आता है सिमलीपाल। नेक्स्ट है सुंदरवन, कच्छ। यहाँ से पढ़ सकते हैं सुंदरवन, कच्छ, शीत रेगिस्तान और शेषाचलम पहाड़ियाँ और पन्ना। तो ये सब कहाँ कहाँ हैं, आपको ये भी चीज़ ध्यान में रखनी होगी। वैसे मोस्टली यहाँ लिख दी है, जो चीज़ नहीं है वो आप खुद से सर्च कर लेना, एक बार पता लग जाएगा आपको। वैसे यहाँ लिखी है मोस्टली। अच्छा, इसमें से ये चीज़ पूछते हैं, जैसे आपने यहाँ से देखा 18 टोटल हैं, ये यहाँ से 18 है। इनमें से कौन कौन सी यूनेस्को की MAB कार्यक्रम के तहत जैवमंडल रिजर्व के विश्व तंत्र की सूची में शामिल किया गया है। MAB कार्यक्रम क्या है, तो मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम कहते हैं। यहाँ हम लिख दे रहे हैं मैन, ए से एंड और बी से बायोस्फीयर, बायोस्फीयर। तो मैन एंड बायोस्फीयर यानी कि MAB कार्यक्रम है जो यूनेस्को द्वारा संचालित किया जाता है। तो यूनेस्को की MAB जो है कार्यक्रम, उसके तहत इनमें से इन टोटल 18 में से कितने जैवमंडल रिजर्व यूनेस्को ने शामिल किए हैं MAB कार्यक्रम में। तो MAB कार्यक्रम में यूनेस्को ने जो है वो टोटल 11 शामिल किए हैं। 18 में से टोटल 11 बायोस्फीयर रिजर्व्स यानी कि जैवमंडल रिजर्व ऐसे हैं जो MAB कार्यक्रम यूनेस्को में शामिल है। तो इनमें से कौन कौन से हैं आपको ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। अच्छा, टोटल तो इनमें से टोटल पूरे जितने भी हैं याद नहीं रखने हैं, लास्ट में कौन सा ऐड किया गया है। तो लास्ट में वैसे 11 हैं और 18 में से टोटल 11 हैं जो MAB कार्यक्रम यूनेस्को में शामिल हैं। और इसमें से 2018 में कंचनजंगा को शामिल किया गया था। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये पूछ सकते हैं कि टोटल जो जैवमंडल रिजर्व हैं 18, उनमें से अभी लेटेस्ट में यानी कि अभी सबसे लेटेस्ट में कौन सा ऐड किया गया है MAB कार्यक्रम यूनेस्को के तहत। तो कंचनजंगा 2018 में अभी लेटेस्ट जो है वो ऐड किया गया है। और इनकी संख्या भी पूछ सकते हैं, तो इनकी संख्या कितनी है, 11 है जो MAB कार्यक्रम यूनेस्को में शामिल है। ऐसे टोटल पूछा तो टोटल 18 हैं जैवमंडल रिजर्व।
और ये कहाँ कहाँ है तो ये भी ध्यान रखना। अचानकमार अमरकंटक एमपी छत्तीसगढ़ यानी कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में आता है ये। अगस्त्यमलाई कहाँ है ये चीज़ ध्यान में रखना है, केरल तमिलनाडु में। दिहांग दिबांग कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश। फिर डिब्रू सैखोवा असम में। ग्रेट निकोबार पता ही है अंडमान निकोबार में। मन्नार की खाड़ी फिर कंचनजंगा सिक्किम में है। मानस असम में है। नंदा देवी उत्तराखंड। नीलगिरी कहाँ है तो ये आप देख लेना, केरल की तरफ है नीलगिरी। नोकरेक कहाँ है, मेघालय की तरफ है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। सिमलीपाल कहाँ है तो ये एक बार देख लेना, उड़ीसा में शायद। ये क्या लिखा है, मयूरभंज उड़ीसा, हाँ उड़ीसा ही में ही है ये सिमलीपाल। सुंदरबन कहाँ है, सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है। कच्छ गुजरात। शीत रेगिस्तान जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। शेषाचलम आंध्र प्रदेश। और पन्ना जो है वो एमपी में है। तो ये सभी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं, आप यहाँ से नोट डाउन कर लेना। इसके अलावा ये क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा कि भारत सरकार ने अब तक 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए हैं, जिनमें से यूनेस्को ने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों के विश्व संजाल में सम्मिलित किया है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, पहले इसका आंसर 10 था, लेकिन 2018 में कंचनजंगा को भी शामिल करके अब इसकी संख्या कितनी हो गई है, 11। तो यूनेस्को ने 18 में से 11 को शामिल किया है एमएबी कार्यक्रम में। तो यही पूछा गया है इसमें, ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपको। तो यहाँ से आप इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका, देख लेना आप यहाँ से। गिर जो है वो राष्ट्रीय उद्यान है। अभी हमने 18 जो जैवमंडल अभ्यारण्य यानी कि जीवमंडल अभ्यारण्य पढ़े हैं उसमें गिर का नाम नहीं होगा। तो सुंदरबन और नंदा देवी, ग्रेट निकोबार, ये तीनों नाम थे, लेकिन गिर नहीं था। तो गिर इसका आंसर हो जाएगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो राष्ट्रीय उद्यान है, वो जीवमंडल अभ्यारण्य नहीं है। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है गृह मंत्रालय एमएचए, गृह मंत्रालय को एमएचए कहते हैं। तो इसने एनजीओज़, कई ऐसे एनजीओज़ हैं। एनजीओ क्या होते हैं तो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ये। तो इनका लाइसेंस रद्द कर दिया गया था। तो यह 17 की बात है, जिन्होंने विदेशी दान से संबंधित नियमों का उल्लंघन किया था। तो ऐसे एनजीओज़ जो विदेशों में दान दे रहे थे और भारत के नियमों का उल्लंघन कर रहे थे, उन्हें रद्द कर दिया था गृह मंत्रालय ने। तो कौन से नियम की बड़ा उल्लंघन हुआ था इसमें, तो कौन सा नियम था इसमें से, कौन से नियम का बड़ी मात्रा में उल्लंघन हुआ है जिसके तहत ये जो एनजीओज़ हैं इनकी मान्यता रद्द की गई थी। तो इसका आंसर क्या होगा, एफसीआरए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। एफसीआरए जो एक्ट था उसका उल्लंघन कर रहे थे ये एनजीओज़, तो इनकी अमान्यता रद्द कर दी गई थी। 2017 की बात है ये। तो एफसीआरए एक्ट क्या है यहाँ से पढ़ सकते हैं आप। हाल ही ये जो 2017 का क्वेश्चन है, लेकिन अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ लेना एफसीआरए एक्ट क्या होता है। तो गृह मंत्रालय एमएचए ने ऐसे कई एनजीओज़ का लाइसेंस रद्द कर दिया था जिन्होंने विदेशी दान से संबंधित नियमों का उल्लंघन किया था। इसके अंतर्गत क्या हुआ था, एनजीओज़ के द्वारा एफसीआरए जिसे कहते हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन का जो कंट्रीब्यूशन करते हैं उनके लिए रेगुलेशन एक्ट जो है उसका उल्लंघन किया था। इसके हिंदी में कहते हैं कि विदेशी योगदान नियंत्रण अधिनियम। इसके नियमों का बड़ी मात्रा में उल्लंघन हुआ है और इस अधिनियम को 1976 में इंदिरा गांधी के शासनकाल में लागू किया गया था। तो इसके तहत जो है कई एनजीओज़ का लाइसेंस रद्द किया गया था, गृह मंत्रालय ने किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें पूछा गया है दिल्ली में यमुना नदी का जल जो है वो अत्यधिक प्रदूषित है। यमुना नदी का जो जल है दिल्ली में वो बहुत ज़्यादा प्रदूषित है, वह पानी पीने लायक नहीं है, ना ही नहाने लायक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा नदी के पानी में सीवेज प्रदूषण का पता लगाने का एक सूचक है। तो सीवेज जो मतलब जो कचरा होता है उसका पता लगाने में कौन सा इसमें से सूचक महत्वपूर्ण है, यानी कि पता लगाया जाता है कि किस में ज़्यादा सीवेज प्रदूषित है। तो बीओडी, सीओडी या प्रति मिलियन भाग में नाइट्रेट की मात्रा पीपीएम जिसे कहते हैं, और दूसरी है कॉलीफॉर्म। तो क्या होते हैं बीओडी, सीओडी, ये सब पता होना चाहिए, इसके बाद ही हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो क्या होता है, जैसे आप यहाँ से देख सकते हैं जो यमुना नदी है उसका जल बहुत ज़्यादा प्रदूषित है। तो नदी के पानी में सीवेज प्रदूषण का मात्रा का पता लगाने के लिए बहुत सारे सूचक होते हैं, बीओडी, सीओडी, इन सब का पता, डिजॉल्व ऑक्सीजन, डीओ वगैरह, इसका कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। तो बीओडी, सीओडी ये होता क्या है यहाँ से जान लेते हैं हम। सबसे पहले आपको बीओडी और सीओडी पढ़ने के लिए डीओ पता होना चाहिए। डीओ क्या होता है, तो डीओ होता है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, यानी कि घुलनशील ऑक्सीजन, घुलित ऑक्सीजन कहते हैं इसको। जो ऑक्सीजन जल में घुली रहती है ना,
उसको कहते हैं डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन। जल में घुलित ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जलीय जीवों के श्वसन के लिए आवश्यक होती है। जल में जो जीव होते हैं उन्हें भी तो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो जो भी जलीय जीव होते हैं उन्हें श्वसन के लिए जो भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और ऑक्सीजन जो भी जल में घुली रहती है तो उसको हम कहते हैं डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन। यानी कि पानी में जो भी ऑक्सीजन घुली रहती है, जो जंतु उसका यूज़ करते हैं श्वसन के लिए, उसको कहते हैं हम डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन। अगर आप खुद ही सोचिए, डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन नहीं होगी तो पानी में क्या जीव जीवित रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। तो यहाँ कहा गया है जब जल में डीओ की मात्रा यानी कि डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन, घुलित ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है वो 8 mg यानी कि 8 मिलीग्राम पर लीटर से कम हो जाती है, तो ऐसे जल को संदूषित यानी कि कंटेमिनेटेड जल कहते हैं। यानी कि दूषित जल हो जाता है जब 8 मिलीग्राम पर लीटर से कम इसकी मात्रा हो जाती है। यानी कि 1 लीटर में 8 मिलीग्राम से कम मात्रा है डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन की, तो वो जल कैसा हो जाएगा? कंटेमिनेटेड, यानी कि दूषित जल हो जाएगा, संदूषित जल हो जाएगा। और अगर ये मात्रा 4 से भी कम पाई जाती है, 4 मिलीग्राम पर लीटर से भी कम हो जाती है, तो ऐसा जल कैसा हो जाता है? बहुत ज़्यादा अत्यधिक प्रदूषित हो जाता है, हाईली पॉल्यूटेड। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन क्या होती है। डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन के बाद अब आप समझ सकते हैं बीओडी क्या होता है। यहाँ से देख सकते हैं बीओडी। तो बीओडी क्या होता है? बीओडी की फुल फॉर्म होती है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो ये क्या होता है? इसको हिंदी में कहेंगे जैविक ऑक्सीजन मांग। बीओडी जैविक ऑक्सीजन मांग। तो ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जल में कार्बनिक पदार्थों के जैव रासायनिक अपघटन के लिए आवश्यक होती है। तो जल में जो भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं, कार्बनिक पदार्थ यहाँ से ध्यान से देखना, कार्बनिक पदार्थ, लेकिन जो अपघटन के लिए अपघटन हो सकते हैं, जिसका अपघटन हो सकता है, ऐसे कार्बनिक पदार्थ, इनकी कार्बनिक पदार्थ तो बहुत तरह के होते हैं, लेकिन ऐसे कार्बनिक पदार्थों की यहाँ बात हो रही है जिसका अपघटन हो सकता है। तो यहाँ से पढ़ते हैं हम ऑक्सीजन की वह मात्रा। तो जैसे जल में हमें देखा था ऊपर कि ऑक्सीजन की मात्रा जो थी वो जीवों के लिए आवश्यक थी श्वसन के लिए, तो ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जल में कार्बनिक पदार्थ, अच्छा जो भी जल होते हैं उनमें कार्बनिक पदार्थ होते हैं, तो कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं उनके जैव रासायनिक अपघटन के लिए जो ऑक्सीजन की मात्रा ज़रूरी होती है उसको कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD। सपोज़ ये जल है, कोई जल में कुछ कार्बनिक पदार्थ इस तरह ये फैले हुए हैं, तो इनका अपघटन होना भी तो ज़रूरी है। अगर ये अपघटित नहीं होंगे तो इस तरह एक दिन ऐसा आएगा कि पूरे में कार्बनिक पदार्थ इस तरह फैल जाएंगे और जो जीवित प्राणी है वो सभी मर जाएंगे। तो इसलिए इसके लिए क्या ज़रूरी है? अपघटन ज़रूरी है। कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वो उनका अपघटन ज़रूरी होता है। तो जहाँ BOD है, मतलब जहाँ BOD ज़्यादा है, BOD है क्या कि जो भी जीव हैं, जीते हैं, उन्हें BOD यानी कि BOD की डिमांड है, ऑक्सीजन की डिमांड है, तो वो ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा कब करेंगे? जब उन्हें ज़्यादा जैव कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं उनके अपघटन की ज़्यादा आवश्यकता होगी। तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं BOD जैसे उच्च होता है तो DO डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा निम्न हो जाती है। खुद आप यहाँ से समझ सकते हैं BOD अगर ज़्यादा है, डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन कैसी हो जाएगी? निम्न हो जाएगी। और डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन अगर निम्न है तो वो प्रदूषित जल हो जाएगा, क्योंकि हमने ऊपर क्या पढ़ा था? डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा कैसी होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए 8 से। अगर 8 से कम है तो वो जल कैसा हो जाएगा? प्रदूषित जल। तो जल प्रदूषण की मात्रा को BOD के माध्यम से मापा जाता है, परंतु BOD के माध्यम से केवल जैव अपघटन का पता चलता है, साथ ही यह बहुत लंबी प्रक्रिया है, इसलिए BOD को प्रदूषण मापन में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो आप यहाँ से बस एक लाइन में ये समझ सकते हैं, जो BOD होती है वो ऑक्सीजन की वह मात्रा होती है जो जल में कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के लिए आवश्यक होती है। तो कार्बनिक पदार्थ का अगर अपघटन करना है तो उसके लिए हमें BOD यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD की आवश्यकता होगी। और अगर ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी यानी कि BOD ज़्यादा होगी तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगी? वहाँ घुलित ऑक्सीजन कम हो जाएगी, क्योंकि जो भी घुलित ऑक्सीजन थी वो किस में यूज़ हो गई है? अब कार्बनिक पदार्थों के अपघटन करने में यूज़ हो चुकी है, तो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन कम हो जाएगी। अगर डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो फिर जो जीवित प्राणी है वो मरने लगेंगे। तो इसलिए DO के उच्च होने के लिए कार्बनिक पदार्थ कम होने चाहिए, ताकि कार्बनिक पदार्थों के अपघटन में कम से कम BOD का यूज़ हो। ओके, यानी कि BOD की मांग कम होनी चाहिए। जब BOD की मांग कम होगी तभी DO ज़्यादा होगा, DO ज़्यादा होगा तभी जीवित प्राणी रह पाएंगे पानी में। ओके, नाउ
अच्छा, बीओडी ज़्यादा है इसका मतलब क्या है? बीओडी यानी कि कार्बनिक पदार्थ उस पानी में ज़्यादा हैं। वो पानी कैसा है? प्रदूषित है। कार्बनिक पदार्थ ज़्यादा हैं तो उनके अपघटन के लिए बीओडी भी ज़्यादा होगी। बीओडी ज़्यादा होगी मतलब कार्बनिक पदार्थों के अपघटन करने में ऑक्सीजन की मांग जो है वो ज़्यादा होगी। तो अगर ज़्यादा होगी तो डिज़ोल्व ऑक्सीजन जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि वो यहाँ चली गई। तो डिज़ोल्व ऑक्सीजन कम, इसलिए प्राणी मरने लगते हैं। अच्छा, ये जो है बीओडी, इसको नापते हैं तो प्रदूषण के मापन में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि यहाँ केवल वो पदार्थ देखे थे हमने जो कार्बनिक पदार्थ अपघटित हो सकते थे, घुलनशील थे। लेकिन सीओडी का यूज़ हम क्यों करते हैं? तो आप यहाँ से देख सकते हैं सीओडी जो है यहाँ लिखा है जल प्रदूषण के मापन में बेहतर विकल्प है। जल प्रदूषण के मापन में सीओडी का यूज़ किया जाता है, बीओडी का यूज़ नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ सीओडी जो होता है उसकी फुल फॉर्म यहाँ लिखी है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, रासायनिक ऑक्सीजन मांग। लगभग दोनों ही सेम होते हैं, लेकिन जल में ऑक्सीजन की वह मात्रा को दर्शाता है सीओडी जो जल में उपस्थित कुल कार्बनिक पदार्थ। ऊपर जो था बीओडी हमने वहाँ देखा था कार्बनिक पदार्थ जो कि घुलनशील थे, लेकिन क्या केवल जल में कार्बनिक पदार्थ ऐसे मौजूद होते हैं जो जल में घुलनशील रहते हैं, या उसके साथ ऐसे भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो जल में घुलनशील नहीं होते हैं? तो दोनों प्रकार के कार्बनिक पदार्थ उपस्थित रहते हैं। जैसे जल में अगर पॉलीथीन या प्लास्टिक या फिर कुछ ऐसे पदार्थ मिल गए हैं जो अघुलनशील है, जो घुल नहीं रहे हैं, तो वो भी तो पदार्थ प्रदूषित कर रहे हैं जल को। तो इसमें दोनों ही चीज़ें आ जाती हैं जल प्रदूषण में। कुल कार्बनिक पदार्थ इसमें घुलनशील भी आ जाते हैं। घुलनशील में मतलब जैसे कोई भी प्राणी मर गया है तो उसका डेड सेल्स तो वो तो डिके हो जाएगा, वो घुलनशील हो जाएगा। लेकिन कुछ प्लास्टिक के कण वगैरह जो हैं वो अघुलनशील हैं। तो इसमें सीओडी में दोनों को देखा जाता है, घुलनशील भी और अघुलनशील भी, दोनों ही कार्बनिक पदार्थ। और इनको अपघटन करने के लिए यानी कि ऑक्सीकरण करने के लिए जो भी ऑक्सीजन की मात्रा होती है उसको हम कहते हैं सीओडी। तो अगर सीओडी वही चीज़, कॉन्सेप्ट एक ही है, लेकिन बस एक चीज़ का फ़र्क है, बीओडी में केवल ऐसे कार्बनिक पदार्थ आ रहे थे जो जल में घुलनशील थे, और सीओडी में ऐसे कार्बनिक पदार्थ आ रहे हैं जो जल में घुलनशील भी हैं और अघुलनशील भी हैं। यानी कि ज़्यादा अच्छा बेहतर विकल्प हमारे पास क्या है? तो सीओडी है। अगर हमें प्रदूषण का मापन करना है अच्छी तरह तो सीओडी बेहतर विकल्प है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा सीओडी। आप इसका सॉल्यूशन यहाँ भी लिखा है, यहाँ से भी पढ़ लेना एक बार, उससे आपको पता लग जाएगा। वैसे हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं ये चीज़। नेक्स्ट है जो 10th क्वेश्चन, इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आगे के जो 10 क्वेश्चन है वो अगले लेसन में देखेंगे हम। तो 10th क्वेश्चन में कहा गया है नीचे भारतीय अर्थव्यवस्थाओं में से संबंधित विभिन्न पहलुओं से संबंधित दरें दी गई हैं, उनके लक्ष्य दिए गए हैं। तो इनमें से कौन से भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा तय नहीं किए जाते हैं? जो अभी दरें दी गई हैं जैसे रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। नीचे आता है वित्तीय घाटा लक्ष्य, एसएलआर, सीआरआर और आयकर की दर। तो इनमें से कौन सा रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा तय नहीं किया जाता है? तो आपको यहाँ से पता है रिजर्व बैंक, थोड़ा भी आपने पढ़ा है तो रेपो और रिजर्व रेपो, तो ये दोनों आरबीआई द्वारा। एसएलआर होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये भी आरबीआई द्वारा तय किया जाता है। ऐसे ही सीआरआर होता है, सीआरआर भी जो होता है वो भी कैश रिजर्व रेशियो जो होता है वो भी आरबीआई द्वारा तय किया जाता है। तो इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो आरबीआई द्वारा तय नहीं की जाती है? तो आरबीआई द्वारा जो है वो वित्तीय घाटा और आयकर की दर, आयकर की दर जो होती है वो कौन? गवर्नमेंट डिसाइड करती है आयकर की दर क्या होगी। इसी तरह वित्तीय घाटा गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। वित्तीय जो घाटा है वो अब आरबीआई डिसाइड नहीं करता है। वित्तीय घाटा क्या होना चाहिए, लक्ष्य हमारा घाटे का, तो वो कौन डिसाइड करेगा? वित्त मंत्रालय। तो ये काम जो है आरबीआई का नहीं है। आरबीआई का आप पढ़ते होंगे, आपने थोड़ा भी बैंकिंग पढ़ी है तो रेपो, रिजर्व रेपो, सीएलआर, एसएलआर, ये सभी आरबीआई डिसाइड करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 2 और 5। 2 यानी कि वित्तीय घाटा और आयकर की दर, ये आरबीआई द्वारा तय नहीं की जाती है। यहाँ से आप इसका सॉल्यूशन पढ़ लेना, आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। दोस्तों DSSB की यहाँ बेस्ट तैयारी चल रही है, इससे बेस्ट चैनल आपको कहीं DSSB की तैयारी के लिए मिल ही नहीं सकता है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करना। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक भी करना